नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। जो अच्छा कंटेंट का वादा करता हूं मैं, वो अच्छा से अच्छा कंटेंट सबसे बेस्ट जो उपलब्ध होगा वो हम उपलब्ध करवाते हैं आपको। आज हमने क्या किया है कि 2023 और 24 ईस्वी का जो फरवरी 2023 ईस्वी में बजट आया है केंद्र सरकार का, उसको हम लोग पूरा पढ़ेंगे। बीपीएससी पीटी में ध्यान से सुनिएगा, 6 से 7 सवाल बिहार इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर और बजट से पूछे जाते हैं। अगर इकोनॉमिक्स में तो 4 से 5 सवाल करंट अफेयर में, इकोनॉमिक्स में केंद्र सरकार के बजट और योजनाओं से पूछे जाते हैं। यानी कि दोनों, एक तो 100 है ही, दूसरा 99, उससे तनिक भी कम नहीं है। दोनों बराबर बराबर में इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। लंबा थोड़ा सा वीडियो होगा क्योंकि एक बार में ही पूरा कंप्लीट करूंगा मैं, जिससे आप एग्जामिनेशन हॉल में जब जाने लग जाएंगे, और अभी से आपके एग्ज़ाम है तब तक आप 2-3 बार अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो एक भी आंकड़े आपके गलत नहीं होंगे, और यहाँ से सवाल आएगा ही आएगा आपके एग्जामिनेशन में। इसके बाद हम लोग केंद्र सरकार इकोनॉमिक सर्वे का भी इम्पोर्टेंट जो भी आंकड़े होंगे उसको भी हम लोग कर लेंगे। 2 से 3 वीडियो में उसको डिवाइड करके करेंगे, लेकिन अच्छा कंटेंट ज़रूर मिलना चाहिए आपको। ओके, वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा जहां भी संभव हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, एक एक चीज़, एक एक आंकड़े इंपॉर्टेंट हैं। 2 से 3 बार अगर आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इसको देख लेंगे, सेव करके रख लीजिएगा कहीं पर, तो आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। चैनल पर तो रहेगा ही, ढूंढने में कभी दिक्कत ना होगा, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे ना, बीपीएससी करंट अफेयर नाम से प्लेलिस्ट में मैं इसको डाल दूंगा, उसमें आपको मिल जाएगा। क्या है, सबसे पहला कि केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को संसद में पेश किया। यह अमृतकाल में पहला बजट है। अमृतकाल चल रहा है, अब तो पता ही होगा आप लोगों को कब से चल रहा है, तो 2023-24 से 2047 ईस्वी तक अमृतकाल चल रहा है। बिल्कुल सब कुछ अमृत ही होगा। आप लोग युवा नहीं हैं, आप लोग अमृत पीढ़ी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमृतकाल के विजन सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था को हासिल करने के लिए आर्थिक एजेंडे में 3 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि कौन कौन से चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पहला, नागरिकों विशेषकर युवा वर्ग को अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त अवसर। सबसे पहला क्या है, युवाओं को अवसर, आपको अवसर मिलना होगा। दूसरा, विकास और रोजगार सृजन। दूसरा, रोजगार, अवसर और रोजगार। तीसरा क्या है, बृहद आर्थिक स्थिरता को सुदृढ़ करना, कि भाई आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहे, मतलब आर्थिक सुदृढ़ करना। तीसरा क्या है, वही है। ये तीनों को ध्यान में रखेंगे। अमृतकाल @भारत 100 तक की हमारी यात्रा के दौरान निम्नलिखित 4 मौके रूपांतरणकारी हो सकते हैं। अब कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो अमृतकाल, कब है अमृतकाल, 2047। हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है। चलिए अब सब कुछ छोड़ छाड़ के इधर ध्यान दीजिएगा ध्यान से। पहला क्या है, हमने कौन कौन सी चीज़ों को रखा, महिला का आर्थिक सशक्तिकरण। वर्ल्ड बैंक और इकोनॉमिक फोरम का रिपोर्ट है कि अगर भारत में जितनी कार्यबल पुरुषों की है, अगर उतनी ही महिलाओं की कार्यबल को भी शामिल कर दिया जाए, तो भारत का जीडीपी अभी जो है उसके तुलना में 25% और भी बड़ा हो जाएगा। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी कि भारत की आबादी भले ही 140 करोड़ है, लेकिन इसकी आधी आबादी को तो हम काम ही नहीं करने देते हैं ढंग से। आधी आबादी, बहुत कम महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं। तो इसकी भी बात की है। केंद्र सरकार ने रखा है कि हमें 100 साल जब भारत का हो जाएगा आज़ादी का, तब तक महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण करना है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 81 लाख स्वयं सहायता समूहों को बड़े उत्पादन उद्यमों में परिवर्तित करना है। SHG जो हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं, छोटे छोटे महिलाओं वाले, उनको क्या करना है, हमें बड़े उद्यमों में उसको परिवर्तित करना है। PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान, पारंपरिक कारीगर और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण, जानकारी देना है इसके माध्यम से। अगला कौन सा है, अगला कौन सा क्षेत्र पर ध्यान देना है, वो है पर्यटन के क्षेत्र पर। पर्यटन के अपार संभावनाओं का उपयोग करना है। उसका चौथा कौन सा है, हरित विकास, जो कि विविध क्षेत्रों में ऊर्जा के कुशल उपयोग और हरित रोजगार सुनिश्चित करेगा। कुशल उपयोग करना है ऊर्जा का। डीजल पेट्रोल से हटकर हमें किस तरफ जाना है, ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है। सबसे उसके बाद से क्या रखा गया है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 7% रहने का अनुमान है। सबसे पहला MCQ आप क्या बनाएंगे, ऊपर मैंने बताया 3 क्षेत्र चुने गए हैं उसको। दूसरा MCQ क्या होगा कि केंद्रीय बजट के अनुसार भारत की विकास दर कितनी अनुमानित है, तो 7% अनुमानित है। इसको लिख कर रख कर चिपका लीजिए
दीवार पर सामने, ये पूछा जा सकता है। अब यहाँ से आंकड़े शुरू हो रहे हैं, आंकड़ों का सारा खेल है, आंकड़े से ही सवाल पूछे जाते हैं। इसको धड़ल्ले से आंसर राइटिंग में भी उपयोग कर सकते हैं। कुल प्राप्ति, देखिए बजट दरअसल में होता क्या है, जैसे आप भी कहीं पर रह रहे होंगे, आपके पिताजी पैसे भेजते होंगे या आप कमाते होंगे। मान लीजिए 100 रुपये आपको उन्होंने भेजा, ये क्या है, आपकी प्राप्ति है। आपने उसमें से क्या किया, 95 रुपये खर्च कर दिए, 5 रुपये आपने सेविंग कर ली। अगले महीने में 100 रुपया आएगा, लेकिन आपके पास कितना हो जाएगा, 105 रुपया हो जाएगा। फिर से आपने 95 रुपये खर्च कर लिया, 5 रुपया बचा लिया, 10 रुपये आपकी सेविंग हो गई। यही तो बजट होता है। बजट का मतलब क्या होता है कि कितना आया, कितना खर्च किया, इसी को बजट कहा जाता है। अब उस 95 रुपये में आपने क्या किया, मान लीजिए उसमें से सबसे ज़्यादा खाने पीने पर खर्च होता है, 50 रुपये खाने पीने पर खर्च कर दिया, और 10 रुपये आपने क्या किया कि रहने पर खर्च कर दिया, 20 रुपये और किसी काम पर खर्च कर दिया, बाकी के रुपये किसी और काम पर खर्च कर दिया। तो ये क्या है, ये सब अलग अलग खर्च के मुद्दे होते हैं। यही सब पूरे देश का 140 करोड़ लोगों के देश का जब बनेगा तो थोड़ा विशाल तो होगा ही। ये इसी को क्या कहा जाता है, बजट कहा जाता है। 45.03 लाख करोड़ रुपए का बजट है अपना, 45,03,097 इतना करोड़ रुपए का अपना बजट है। ये आप ध्यान में रखेंगे, पहला MCQ यहीं से बन सकता है। कुल प्राप्तियां होने का अनुमान 45,03,097 करोड़ रुपए, जिसमें से राजस्व यानी कि टैक्स से हम कितना कमाएंगे, टैक्स से कमाएंगे 26,32,281 करोड़, और कैपिटल रेसिप्ट से हम कितना कमाएंगे, 18,70,816 करोड़। टैक्स में क्या शामिल होते हैं, टैक्स में शामिल होता है डायरेक्ट टैक्स, जो आप लोग इनकम टैक्स भरते हैं, आप भरते हैं, आपके पिताजी भरते हैं, और GST जो आप कुछ भी खरीदने पर जाते हो GST लग जाता है, वो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। इन सब को जब मिला देंगे तो राजस्व प्राप्ति में आ जाता है। पूंजीगत प्राप्ति में क्या होगा, भारत सरकार की अलग अलग कंपनियां हैं, वहाँ से जो सरकार प्राप्त करती है, आपको जो ऋण देती है, ऋण में से जो वसूली करती है, उनसे जो प्राप्त करती है, भारत सरकार जितने भी कमा के चीज़ें लाती है वो सब क्या है, वो सब पूंजीगत प्राप्तियों में आते हैं। कुल खर्च होने का कितना अनुमान है, तो इतना ही अनुमान है। इसमें से राजस्व खर्च कितना होगा, राजस्व खर्च होगा 35,02,136 रुपये, और पूंजीगत खर्च कितना होगा 10,09,61 करोड़ रुपए। इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग इन दोनों को। विभिन्न घाटा, राजकोषीय घाटा कितना का हो जाएगा 2023-24 में, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। GDP का 5.9% राजकोषीय घाटा होगा करीब करीब में हमारा। राजकोषीय घाटा कितना होगा, GDP का 5.9%। कुल हो जाएगा 17,86,816 करोड़ रुपए। राजस्व घाटा कितने का होगा, GDP का 2.9%, 8,69,855 करोड़ रुपए हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं, बाद में इसको याद कर लेंगे। प्रभावी राजस्व घाटा GDP का 1.7%, कुल 4,99,867 करोड़ रुपए के करीब में ये चीज़ हो जाएगा। प्राथमिक मतलब प्राइमरी डेफिसिट कितना हो जाएगा, GDP का 2.3% के करीब में हमारा प्राइमरी डेफिसिट बनेगा। देखिए इन आंकड़ों से किसी से भी आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि इतने आंकड़े कैसे याद करेंगे, यकीन मानिए 2 से 3 बार अगर आप देखेंगे तो आप एलिमिनेट करना सीख जाएंगे, और आंकड़ों को आप एलिमिनेट आसानी से कर लेंगे। जैसे ही राजकोषीय घाटा देखेंगे, क्या याद करेंगे कि 5.9%, करीब करीब में 6% के आसपास था, तो झट से आपको याद आ जाएगा। तो इसको आप ध्यान जरूर रखिएगा, रखने की कोशिश करेंगे तो याद रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता याद नहीं होता है, याद नहीं होता है, ये मात्र एक बहाना होता है। सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को GDP का 4.5 तक लाने का लक्ष्य रखा हुआ है। अब ये लक्ष्य जरूर याद रखेंगे आप लोग। क्यों रखना है, क्योंकि लक्ष्य कई बार पूछे गए हैं, BPSC, UPSC, UPPCS कई सारे एग्जामों में पूछे गए हैं कि 2025-26 तक सरकार ने बोला है कि जो राजकोषीय घाटा है हमारा, उसको हम 4.5% तक लाएंगे। राज्यों को GSDP के 3.5% के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, जिसका 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ा जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा का अनुमान 17,86,816 करोड़ रुपए लगाया गया है। अर्थात इस बार सरकार को 17.87 लाख करोड़ रुपए का उधार या कर्ज लेना पड़ सकता है। ये चीज़ क्लियर हो गया। देखिए अब आपको पिताजी ने भेजा 100 रुपये, आप हैं थोड़े से अलग टाइप के इंसान, भाई घूमने फिरने जाना ही है, 2-4 दिन इधर उधर घूमना ही फिरना है, थोड़ा सा पैसा वैसा तो खर्च करना ही है, नया नया कपड़ा खरीदना ही है। आपने खर्च कर दिया महीना में 110 रुपया। अब 10 रुपया तो किसी से उधार लेना पड़ेगा,
यही क्या है, जब सरकार का खर्च जो है वो सरकार की आय से ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, वो उसको बोलते हैं कि राजकोषीय घाटा हो गया है। समझ में आ गई है बात, राजकोषीय घाटा हो गया है। आपके लिए 10 रुपया नुकसानदेह हो सकता है आगे की, ठीक है भाई कर्ज चल गया माथे पर, 10 रुपये की जगह 1000 रुपये हो सकता है अगले महीने चुकाना। लेकिन भारत सरकार के लिए कई बार कर्ज कोई बुरा चीज़ नहीं होता, राजकोषीय घाटा कई बार अच्छा होता है। इसलिए सरकार राजकोषीय घाटे को कभी भी जीरो नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि उसको दुनिया में आसानी से कर्ज उपलब्ध हो जाते हैं बहुत सारे। समझ में आ रही है चीज़ें कि हमारे पास राजकोषीय घाटा हो गया भाई, हमारे देश का डेवलपमेंट करना है, लाओ कर्ज लाओ, तो वर्ल्ड बैंक बोलता है लो मालिक कर्ज लो। तो ये क्या मैं बता रहा हूँ, ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि राजकोषीय घाटा जो होता है वो एक कैपेसिटी तक ठीक होता है कि ठीक है हमने क्या रखा है, हमने अनुमान तो रखा ही है कि हम जीडीपी का 4.5% कर लेंगे, और अभी भी हमारा 5.9% ही है राजकोषीय घाटा, मतलब ठीक है इतना चल जाता है अपना। ओके, रुपया कहाँ से आता है? देखिए उधार, बोरोइंग और अन्य देयताओं से हम कहाँ से 34% रुपया, 100 रुपया अगर आपके पास आ रहा है तो उसमें 34 रुपया कहाँ से आ रहा है? उधार, बोरोइंग, अन्य देयताओं से। जीएसटी से कितना रुपया आ रहा है? 17 रुपया आ रहा है। निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स से कितना रुपया आ रहा है? 15 रुपया आ रहा है। आयकर से कितना आ रहा है? 15 रुपया आ रहा है। ओके, देखिए निगम कर भी डायरेक्ट टैक्स में आता है और आयकर भी डायरेक्ट टैक्स में आता है और जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स में आता है, इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। केंद्रीय उत्पाद शुल्क से कितना रुपया आएगा? 7 रुपया। सीमा शुल्क से कितना रुपया आएगा? 4 रुपया आएगा। टोटल का जोड़ेंगे तो करीब में आपको 100 रुपया आसपास में दिख जाएगा कहाँ से कितने रुपए आ रहे हैं। ओके, आगे बढ़ें। रुपया कहाँ जाता है? अब आपके पास मान लीजिए जैसे आपको पिताजी ने भेजा 100 रुपये, तो 100 रुपये आपने कहाँ कहाँ पर खर्च किए। अब उसी का हिसाब है कि सरकार कहाँ कहाँ पर पैसे खर्च करती है। सबसे ज़्यादा खर्च करती है ब्याज अदायगी पर। जो आप बैंकों में पैसा रख के छोड़ देते हैं, आपको जो ब्याज देती है सरकार, तो उन्हीं सब पर सबसे ज़्यादा खर्च होता है। या सरकार भी अपने जो ऋण लेती है तो उसको भी ब्याज देना पड़ता है ना। करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा। अब जो कर भारत सरकार वसूलती है, जीएसटी या शुल्क वसूलती है, अब उसमें राज्यों को तो उनका हिस्सा देगी न, उस पर 18 रुपया करीब में खर्च कर देती है। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर 17 रुपया खर्च होता है। वित्त आयोग व अन्य अंतरण पर 9% रुपया 9 रुपया खर्च होता है। केंद्र प्रायोजित योजना, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो योजना है उस पर 9 रुपया खर्च होता है। और भारत सरकार के पास अगर 100 रुपया आता है तो उसमें से 8 रुपया कहाँ पर खर्च हो जाता है? रक्षा संबंधी चीज़ों पर खर्च हो जाता है। भारत की सेना जो है अलग अलग, उन पर खर्च करती है भारत सरकार। तो आपसे सीधा सीधा क्या पूछा जाएगा कि हमारे जो बजट है उसका कितना % हमारी रक्षा पर खर्च किया जाता है? तो लगभग में 8% रुपया खर्च किया जाता है। इसको ऐसे ही ध्यान में रखेंगे और इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। एक बार मेरे वीडियो से देख लीजिए, उसके बाद एक बार PDF से पढ़ लीजिएगा, या 2 बार वीडियो से देख लीजिए, या खुद से भी PDF से पढ़ सकते हैं, मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। बस एक ही चीज़ है कि आप लोगों को पढ़ना ज़रूर चाहिए। बहुत सारे आलसी बच्चे होते हैं, गर्मी में दिन में सोते रहते, पढ़ते लिखते हैं नहीं, तो उनको पढ़ाना पड़ता है वीडियो बना बना कर, समझ रहे हैं ना। बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएँ विकास के लिए निर्धारित की गई हैं। कौन कौन सी? बजट 2023-24 में मोदी जी नाम गढ़ने में बड़े माहिर हैं, हर चीज़ का कुछ ना कुछ नाम रख देते हैं। तब 7 हमने प्रायोरिटी सेक्टर बनाया है, इसको उन्होंने नाम रख दिया सप्तऋषि। सप्तऋषि के भांति काम करेंगे। अब इन 7 का नाम याद में रखिएगा, सोते जागते घूमते टहलते इन 7 का नाम याद में रखेंगे, क्योंकि कहीं से भी पूछ सकता है। सबसे पहला कौन सा होगा हमारा प्राथमिकता? तो समावेशी विकास, सबका साथ सबका विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। लास्ट मैन जो है हमारे देश में 142 करोड़ आबादी है, तो 142वां सबसे अंतिम जनसंख्या का जो आदमी है, सबसे गरीब और सबसे गरीब दूर का तबका, उन तक हमें योजनाओं को पहुंचाना है। 2 हो गया। अब संरचना और निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जम के खर्च करना है, यानी कि किसकी बात होगी? कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें खूब सारा करना है, पूंजीगत खर्चे हमें खूब करना, खूब सड़कों का निर्माण करना, खूब हवाई अड्डा, रेलवे, बस स्टैंड, हॉस्पिटल, स्कूल, इन सब चीज़ों पर हमें खूब सारा पैसा खर्च करना है। क्षमताओं को सामने लाना है, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, इन 7 के 7 चीज़ों पर ध्यान देना है। ये है सप्तऋषि। आपसे सवाल में क्या पूछा जाएगा? निम्न में से सप्तऋषि में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? आपको दे देगा रक्षा, दूसरा दे देगा स्वास्थ्य, है ना, तीसरा दे देगा वित्तीय क्षेत्र। शामिल है कि नहीं? तो बताइए। यहाँ पर बिल्कुल शामिल है, देखिए लिखा हुआ वित्तीय क्षेत्र केवल शामिल है। रक्षा और स्वास्थ्य तो इसमें डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है,
खर्च भले ही हम अवसंरचना पर करेंगे तो रक्षा भी उसमें शामिल हो जाएगी, लेकिन डायरेक्टली नहीं शामिल किया गया। जो सातों के नाम हैं ये आपको याद रखने हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, ध्यान रखिएगा इन सातों को। अगला क्या है, प्राथमिकता 1 समावेशी विकास। देखिए अब यहाँ पर लिखा हुआ है ना समावेशी विकास। पहला क्या है, समावेशी विकास। अब इसको पढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला क्या लिखा हुआ, समावेशी विकास में ही पहला क्या है, कृषि और सहकारिता। कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्री स्टार्टअप खोलने में प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड यानी कि कृषि वर्धक निधि स्थापित की जाएगी। आपसे यही पूछ लेगा कि एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड किन के लिए है, तो मुख्य रूप से युवा उद्यमियों के लिए ये योजना चलाई जा रही है। 2200 करोड़ रुपए की लागत से आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम का शुभारंभ करने की घोषणा की गई है। उद्देश्य क्या होगा इसका, उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल के लिए रोग मुक्त तथा गुणवत्तापूर्ण पौधे सामग्री की उपलब्धता बढ़ाना। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री अन्न नामक नाम से बजट भाषण में लिया है। मोटे अनाज को क्या नाम दिया गया है, मोदी सरकार में नाम बहुत सारे दिया जाता है, क्या नाम दिया गया है, श्री अन्न नाम दिया गया है, इसको श्री अन्न नाम दिया गया है। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है, यह आप आंकड़ा ध्यान में रखेंगे। भारत को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजार अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्ट केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, ये भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। अगले पर चलते, अगला क्या लिखा हुआ है कि 6000 करोड़ रुपये के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उपयोजना शुरू की जाएगी। इसका उद्देश्य मछली पालकों, मत्स्य विक्रेता और सूक्ष्म लघु उद्योगों को अधिक सक्षम बनाना होगा। एक एक चीज़ को ध्यानपूर्वक पढ़ते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से जो एमसीक्यू पूछे जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में वो कभी गलत नहीं होगा, तो इसलिए ध्यानपूर्वक कीजिएगा। अगला क्या इन्होंने बनाया है लक्ष्य कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के ऋण का लक्ष्य रखा गया है, यही आकर आपसे पूछ लेगा। स्वास्थ्य शिक्षा तथा कौशल वर्धन, अब देखिए स्वास्थ्य शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट पर कितना खर्च करेगी, तो केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। कितने, 157। उसका अगला क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर कि वर्ष 1947 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए एक मिशन की शुरुआत की जाएगी। एनीमिया वाला मैं 2-3 दिन आर्टिकल में मैंने डिस्कस किया है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। एनीमिया का उन्मूलन कब तक के लिए रखा गया है लक्ष्य, तो 2047 तक। मुख्य रूप से क्या होता है, रक्त अल्पता की बीमारी होती है, खून की कमी की बीमारी होती है। इससे प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता सृजन किया जाएगा। 0 से 40 वर्ष का आयु वर्ग के लिए 7 करोड़ लोगों को यूनिवर्सल स्क्रीनिंग करवाई जाएगी। 7 करोड़ लोगों की हम स्क्रीनिंग करेंगे और पता करेंगे कि किस किस में एनीमिया की बीमारी है। बच्चों और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। फार्मास्यूटिकल अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। अब सप्तऋषि में दूसरा क्या है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच बनाना। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए 500 ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। आकांक्षी जिला कार्यक्रम नीति आयोग ने शुरू किया था, जिसे पिछड़े हुए जिलों को सपोर्ट किया जाता था केंद्र सरकार के द्वारा और उनको मुख्य धारा के जिलों के साथ लाया जाता था। इसी प्रकार से जब हमने देखा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा तो हमने ब्लॉक स्तर पर पहुँच गया। अब आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम हमने चला दिया है। ओके, विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह पीवीटीजी को पीवीटीजी ओके सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन किससे जुड़ा हुआ है, तो ये मुख्य रूप से जनजातियों, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स बोलते हैं उसको, तो उनसे जुड़ा हुआ, मतलब जनजातियों में भी अति पिछड़े जनजाति लोग। ओके, अगले 3 वर्षों में इस मिशन को लागू करने के लिए 1500 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। 15,000 करोड़ पीवीटीजी पर 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगले 3 वर्षों में 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए चलाए जा रहे 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल में 38,800 अध्यापक और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। अब मुझे बताइए कि
एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल किसके लिए चलाया जाता है? तो मुख्य रूप से जनजातीय जिले जो होते हैं या जनजातीय जगह जो होते हैं, ब्लॉक होते हैं, जनजातीय बच्चों को आवासीय विद्यालय, ताकि उनको खाना पीना रहना सब कुछ हो जाए और वो वहाँ पर पढ़ाई करें अच्छे से। एकलव्य विद्यालय कार्यक्रम है ये भारत सरकार का, जनजातीय मामलों के मंत्रालय का है। तो उसको लेकर भी सरकार और भी ज़्यादा उसको बढ़ाएगी, शिक्षकों की नियुक्ति वगैरह करेगी। अगला क्या है? कर्नाटक के सूखा प्रबंध क्षेत्रों में, मध्य क्षेत्रों में संधारणीय सूक्ष्म सिंचाई पेयजल की सुविधा मुहैया करवाने के लिए ऊपरी भद्रा परियोजना को केंद्रीय सहायता दी जाएगी। ऊपरी भद्रा परियोजना मुख्य रूप से किस राज्य के लिए चलाया जा रहा है? ऐसे ही एमसीक्यू आपसे बनाकर पूछा जाएगा। तो आप क्या बोलोगे? कर्नाटक के सूखा प्रबंध जो मध्य का क्षेत्र है, क्योंकि पश्चिमी घाट किसका काम करती है? जल विभाजक का काम करती है। पश्चिमी घाट के ठीक पीछे सूखा क्षेत्र होता है। आपने पढ़ा होगा अगर पर्वतीय वर्षा, तो आपको समझ होगी इसकी ज्योग्राफी की। तो इसलिए कर्नाटक के जो कुछ भाग हैं जो सूखे हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे? भद्रा परियोजना के द्वारा उनको जल मुहैया करवाएंगे। पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय में 66% की वृद्धि, 80,000 करोड़ रुपए से अधिक का, मतलब लगभग में 79,000 करोड़ रुपए का 66% की वृद्धि की गई पीएम आवास योजना में। भारत साझा पुरालेखा निधान यानी कि भारत श्री, यह एक प्रकार का डिजिटल पुरालेख यानी कि पांडुलिपि संग्रहालय है। इसके प्रथम चरण में 1 लाख प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण करके इसमें स्थापित किया जाएगा। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं। पांडुलिपि किसको बोलते हैं? मतलब मुख्य रूप से पुरानी लिपियों को बोलते हैं पांडुलिपि, ठीक ना। बहुत सारे पांडुलिपि हमारे पास ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, बहुत तरह तरह के राजाओं के, वैदिक उसके बाद के काल के, जब हमने लिखना पढ़ना शुरू किया, कई सारे इतिहासकारों के, कई सारे राजाओं के खजाने में रखे हुए थे बहुत सारे पांडुलिपियाँ, उन सब को हमने निकाला। हमने बोला कि अगर ये कागज़ के फॉर्मेट में रहे तो कुछ सालों में ये ख़राब हो जाएंगे। इन सब को स्कैन करो और डिजिटल करो, इन सब को स्कैन कर करके इनको डिजिटल करो और इनका डिजिटल लाइब्रेरी बनाकर छोड़ दो। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, भारत श्री प्रोजेक्ट है ये, भारत श्री, ये ध्यान में रखेगा। VVI है ये, ओके। जेल में बंद निर्धन व्यक्ति जो जमानत राशि व्यवस्था करने में असमर्थ हैं, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा इस बजट में की गई है। आपको पता होगा कि द्रौपदी मुर्मू जी गई थी झारखंड, वहाँ पर उन्होंने बोला था कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास जो जमानत राशि होती है वो देने का उनका सामर्थ्य नहीं है, इस कारण से वो 10-10 साल 20-20 साल से जेल में पड़े हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि ये अमानवीय स्थिति हो गया, मानवता के बिल्कुल विपरीत है ये, कि किसी के पास पैसा नहीं है इसलिए जेल में पड़ा हुआ है। तो आप ऐसा कीजिए, एक बजट बनाकर भारत सरकार ने क्या बोला कि ठीक है हम वित्तीय सहायता करेंगे और जो लोग जेल में बंद हैं जमानत राशि नहीं देने के कारण, उन सबको हम लोग वित्तीय सहायता देकर जमानत मुहैया करवाएंगे। प्राथमिकता अवसंरचना और निवेश में आ गया। तीसरी प्राथमिकता कौन सी थी? अवसंरचना और निवेश। ऊपर दिखा देता हूँ मैं एक बार, ऊपर देख लीजिए। समावेशी विकास हो गया, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच गया। अब अवसंरचना और निवेश है, उसके बाद सक्षमता को सामने लाना। तो देखते हैं अगला क्या है। देखिए वीडियो शेयर कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो, काफ़ी सारा बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है। अब संरचना निवेश में तेजी लाने के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपये परिव्यय के साथ राज्यों के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण को 1 वर्ष तक जारी रखने का निर्णय लिया गया। राज्यों को बोला हमने कि खर्चा करो, जितना जिसको खर्च करना है खर्चा, 50 वर्ष तक के लिए ब्याज मुक्त ऋण देते हैं हम आपको, खर्चा करो सब लोग। अब संरचना बनाओ। अब संरचना का मतलब क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है इसको बंधुओं, पूंजीगत खर्चा कहा जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा अच्छा होता है। अब आप गए बाजार और अपने लिए कपड़ा खरीद कर ले आए, तो कपड़ा आप पहनेंगे 6 महीने और वो 6 साल भर पहनेंगे, 2 साल पहनेंगे और समाप्त हो जाएगा। आप बाजार गए, आपने क्या किया? आटा चक्की खरीद कर ले आए। आटा चक्की खरीद कर लाकर क्या करेंगे? उससे आपकी कमाई होगी। आप आटा पीसने का कारोबार लगा सकते हैं, गेहूं पीसने का, तरह तरह की चीज़ें बनाने की, पैसा सृजन कर सकते हैं आप। इसी को क्या कहा जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोनों मैंने समझा दिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये अच्छा होता है देश के लिए, जैसे सड़कें बनाना, अस्पताल बनाना, स्कूल बनाना, हवाई अड्डा बनाना, पोर्ट बनाना, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। ओके। रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत निधि का प्रावधान किया गया है, जो अब तक के रेलवे के इतिहास में सर्वाधिक राशि का आवंटन है। 2.40 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल निधि का प्रावधान किया गया है रेलवे के लिए। अगला क्या दिया हुआ है? अगला देखिए दिया हुआ है क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा। क्षेत्रीय यानी कि हम क्या कर रहे हैं ना, हम देश में एयर जो हमारा ट्रैफिक है, एयर जो हमारा वे है, उनको हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, एयरपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोग अधिक से अधिक लोग हवाई जहाज़ में सफ़र कर सकें। शहरी अवसंरचना विकास कोष की स्थापना प्राथमिकता वाले
क्षेत्रों में आई ऋण की कमी के उपयोग के माध्यम से होगी। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। टियर 2 और टियर 3 शहरों में अवसंरचना निर्माण के लिए सार्वजनिक एजेंसियों के द्वारा इसका उपयोग किया जाएगा। 10,000 करोड़ रुपये की धनराशि इसको दिया गया है। अगला लक्ष्य क्या था? प्राथमिकता सक्षमता को आगे सामने लाना। एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए आई गॉट कर्मयोगी नामक एक प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया है। आई गॉट कर्मयोगी क्या है? ये ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए है। आई गॉट कर्मयोगी, ध्यान रखेंगे, ऐसे ही पूछ लेगा ये किससे जुड़ा हुआ है। देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। स्टार्टअप शिक्षाविदों द्वारा नवाचार अनुसंधान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई जाएगी। न्याय के प्रशासन में दक्षता लाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से ई न्यायालय परियोजना का चरण 3 शुरू किया गया है। अगला दिया हुआ है कि एमएसएमई के संविदा निष्पादन को सरल बनाने के लिए विवाद से विश्वास 1 लाया जाएगा। पहले ये किसके लिए था? पहले ये टैक्स के लिए था, कर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सों के लिए केवल था। अब एमएसएमई के लिए भी लाया जा रहा है। कौन सी योजना? विवाद से विश्वास 1। इस योजना का नाम ध्यान में रखेंगे, ये एमएसएमई के लिए लाया जा रहा है। सरकार व सरकारी उपक्रमों के संविदात्मक विवादों को निपटाने के लिए विवाद से विश्वास 2 लाया जाएगा। एमएसएमई बड़े व्यवसाय और चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रयोग के लिए एक निकाय डिजिटल लॉकर स्थापित की जाएगी, डिजी लॉकर। पहचान और पते के अपडेट के लिए 1 स्टॉप समाधान की व्यवस्था की जाएगी। पहचान और पते के लिए जिसमें डिजी लॉकर और आधार को मूलभूत पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा। 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन के विकास करने के लिए 100 लैब्स स्थापित किए जाएंगे। 5G जब सेवा आ जाएगा तो उससे जुड़े हुए सारे एप्लीकेशन भी आने चाहिए, ऐप। तो उसके विकास के लिए क्या होगा? 100 लैब के करीब में भारत सरकार स्थापित करेगी। 100 लैब को स्थापित किया जाएगा। व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देने के लिए 39,000 से ज़्यादा अनुपालकों को कम किया गया है और 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया। मतलब बहुत सारे कानूनों का जंजाल बना हुआ था, हमने उन सबको कम किया है जिससे व्यापार में सुगमता हो। जो व्यापार के लिए इंडेक्स जारी किए जाते हैं उनमें हमारा अच्छा प्रदर्शन हो जाए, सुगम हो जाए व्यापार करने के लिए। 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया गया है। ओके, अगला क्या है? हरित विकास। 5वां प्राथमिकता क्या था? हरित विकास। पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के आंदोलन को गति देने के लिए लाइफ को शुरू किया गया है। इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। आज न कल लाइफ कार्यक्रम के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा आप लोगों से। ओके, लाइफ कार्यक्रम मैं पढ़ा चुका हूँ, एक बार सर्च करके इसका फुल फॉर्म मुझे बताइएगा कि क्या होता है ये। 19,700 करोड़ रुपये की लागत से शुरू किया गया राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की मदद से अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता वाली स्थिति में ले जाया जाएगा। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए कितना पैसा दिया गया है? 19,700 रुपया का आवंटन किया गया है। इस मिशन की मदद से जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता को कम करके 2030 तक 5 MMT मिलियन मीट्रिक टन के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। किसका उत्पादन करेंगे हम? हाइड्रोजन नामक ईंधन का उत्पादन करेंगे जो 100% ग्रीन होगा। और इसका उपोत्पाद क्या होता है? H2O होता है। जैसे अभी धुआं निकलती है ना गाड़ी से, हाइड्रोजन एनर्जी में क्या होगा? गाड़ी में खाली टैंक लगा होगा, उसमें पानी भर जाएगा, घर आकर उस पानी को हटा दीजिएगा, बिल्कुल 100% शुद्ध पानी होता है वो। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है कि लद्दाख से 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के निष्क्रमण और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतर्राज्यीय परेषण प्रणाली 20,700 करोड़ के निवेश के साथ निर्मित की जाएगी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत हरित ऋण क्रेडिट यानी कि ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को अधिसूचित किया जाएगा। पीएम प्रणाम योजना अब क्या है? VVI। रासायनिक उर्वरक के संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरक के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। पीएम प्रणाम VVI है, इसको ध्यान में रखेंगे। प्रधानमंत्री प्रणाम योजना किससे जुड़ा हुआ है? तो रासायनिक खादों को कम करना है, इसी से जुड़ा हुआ है ये। रासायनिक उर्वरक को संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरक के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम कार्यक्रम को चलाया गया है। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन नामक योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। अगले 3 वर्षों में सरकार 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देगी। कितने करोड़ को किसानों को? 1 करोड़ किसानों को अगले 3 वर्षों में।
मैंग्रोव पौधारोपण के लिए, तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मिष्टी की शुरुआत की जाएगी। मिष्टी योजना किससे संबंधित है? तो मैंग्रोव से संबंधित है। मिष्टी पहल किससे संबंधित है? तो मैंग्रोव से संबंधित है। इसको ध्यान में रखेंगे, ऐसे ही पूछ लिया जाएगा आपसे। अगले 3 वर्षों में सरकार अमृत धरोहर योजना के माध्यम से आर्द्र भूमि और जैव विविधता को बढ़ावा देगी। ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग छठे प्राथमिकता पर। अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी। इस योजना में इंडस्ट्री 4.0 जैसे कोडिंग, AI, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग इत्यादि जैसे नए युग के पाठ्यक्रमों को भी शामिल किया जाएगा। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने हेतु अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कितने स्थापित किए जाएंगे? तो 30 स्थापित किए जाएंगे। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर कौशल वर्धन हेतु डिजिटल तंत्र को और विस्तार प्रदान किया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, MSME सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ना, उद्यमिता योजनाओं को सुलभता प्रदान करना। अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वृत्तिका सहायता प्रदान करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र शुरू किया जाएगा। DBT को शुरू किया जाएगा अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत। डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र हम कर देंगे, जिससे क्या होगा? इससे ये होगा कि घोटाला वगैरह ये सब चीज़ें नहीं होंगी। पर्यटन पर हम कौन कौन से काम करेंगे, इस पर आ जाते हैं हम लोग। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कम से कम 50 पर्यटन गंतव्यों को घरेलू व विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। देखो अपना देश पहल का उद्देश्य हासिल करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कौशल वर्धन व उद्यमिता विकास में समन्वय स्थापित किया जाएगा। थीम आधारित पर्यटन सर्किटों के एकीकृत विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना की चर्चा बजट भाषण में की गई है। थीम आधारित जैसे बुद्धिस्ट थीम, जैनिज्म थीम, तो स्वदेश दर्शन योजना इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बजट में इसकी चर्चा की गई है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है कि बॉर्डर पर जो विलेज हैं उनको डेवलप करना, वहाँ से माइग्रेशन को कम करना, वहाँ पर सभी आधुनिक सुविधाओं को उपलब्ध करवाना। अमित शाह जी ने अरुणाचल प्रदेश के गांव किबिथु से इसकी शुरुआत की थी। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत सीमावर्ती गांव में पर्यटन के बुनियादी ढांचों का विकास किया जाएगा। पर्यटन सुविधाएं प्रदान की जाएगी। राज्यों के उनके स्वयं के लिए जिला एक उत्पाद, GI उत्पाद व अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, उनकी बिक्री करने के लिए अपने अपने राजधानियों में या सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्रों पर एक यूनिट मॉल स्थापित किया जाएगा। यूनिट मॉल किससे संबंधित है? एक जिला एक उत्पाद से जुड़ा हुआ है। राजधानी में और पर्यटन केंद्रों पर स्थापित किया जाएगा इसको सभी राज्यों के, जहां पर क्या होगा, आप वहां पर जाके उस राज्य के सभी जो ज़िले हैं उनके कुछ फेमस प्रोडक्ट हैं उनको आप खरीद सकते हैं। ये यूनिट मॉल है। यूनिट मॉल इसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे। किससे संबंधित है? तो एक जिला एक प्रोडक्ट से संबंधित है। अंतिम प्राथमिकता क्या है? वित्तीय क्षेत्र में कुछ सुधार है। वित्तीय सहायता सूचना केंद्र रिपोजिटरी भंडार के रूप में काम करने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी। इससे ऋण का कुशल प्रवाह संभव होगा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और वित्तीय स्थिरता इससे बढ़ेगी। डिजिटल निरंतरता समाधान ढूंढने के लिए देश के लिए GIFT IFFSC में उनके डाटा दूतावासों की स्थापना की जाएगी। कंपनियों को त्वरित रिस्पांस के लिए केंद्रीय डेटा संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अगले पर चलें। वर्ष 2022 में डिजिटल भुगतान के लेन देन में 76% की मूल्य में 51% की वृद्धि हुई है। मतलब कि डिजिटल भुगतान में 76% की वृद्धि हुई है। और अगर हम वैल्यू के हिसाब से देखें तो 91% की वृद्धि हुई है डिजिटल भुगतान करने में देश में। आज़ादी के अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए एक नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाया जाएगा।
ओके। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया है। वरिष्ठ नागरिकों की जो बचत योजना थी उसमें केवल 15 लाख रुपए पहले जमा हो सकते थे, अब 30 लाख रुपए तक उसमें जमा हो सकते हैं। ये फैक्ट्स हैं। अब केंद्रीय बजट 2023-24 कुछ पॉइंट्स में देख लेते हैं हम लोग। मोबाइल फ़ोन का उत्पादन पिछले वित्तीय वर्ष में 2,75,000 करोड़ रुपए मूल्य के 31 करोड़ यूनिट तक पहुंच गया। 31 करोड़ फ़ोन का उत्पादन हुआ है पिछले साल। भारत में विनिर्दिष्ट सिगरेट पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क 16% की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है। भारत विश्व में स्टार्टअप के लिए तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है और मध्यम आय देश के बीच नवाचार गुणवत्ता में दूसरे स्थान पर है भारत। स्टार्टअप में दुनिया में तीसरे पर हैं। सबसे ज़्यादा स्टार्टअप यूएसए में है, फिर चाइना में है, फिर भारत में है। केंद्रीय बजट 2023-24 में सरकार ने 2014 से अब तक की उपलब्धियां बताई हैं। जो कौन कौन सी उपलब्धि बताई है 2014 से अब तक की मोदी गवर्नमेंट ने? इन वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। स्वच्छ भारत मिशन के 11.7 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण हुआ। उज्ज्वला योजना के 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन। 102 करोड़ लोगों को 220 करोड़ कोविड टीकाकरण किया गया है। पीएम जनधन योजना के तहत 47.8 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं। पीएम सुरक्षा बीमा और पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर दिया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए का नगद हस्तांतरित किया गया है। प्रति व्यक्ति आय दोगुने से भी अधिक होकर 1.97 लाख करोड़ रुपए हो गई है। व्यक्तिगत आयकर नई कर व्यवस्था में 7 लाख करोड़ रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा। ये आप ध्यान में रखेंगे कि 7 लाख रुपए तक का अगर आपकी आय है तो आपको कोई कर नहीं देना पड़ेगा। अगर वीडियो थोड़ा सा लंबा लग रहा हो या लेंदी लग रहा हो तो मैं आपसे एक चीज़ बोलूँगा, एग्ज़ाम में जाने से पहले 1 से 2 बार इसको रिवाइज़ कीजिएगा। मैं इसके एमसीक्यू भी करवाऊँगा आपको, इसको अच्छे से सेव करके रखिएगा कहीं पर। 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा इसको, तो आपका पूरा याद हो जाएगा और यहाँ से सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे। हो सकता है मैं जो एमसीक्यू बनाऊँ उससे बाहर से पूछ ले, या कोचिंग वाले जो एमसीक्यू बनाते उससे बाहर से पूछ ले। इसलिए एक एक फैक्ट को खुद से रिवाइज़ करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि 6 आयकर स्लैब वाली व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या घटाकर 5 कर दिया गया है। कर छूट की सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक कर दिया गया है। वार्षिक आय 0 से 3 लाख पर 0%, 3 से 6 लाख पर 5%, 6 से 9 लाख पर 10%, 9 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 पर 20 और 15 लाख से ऊपर अगर आपकी आय है तो 30% आपको कर देना पड़ेगा। प्रत्येक वेतन भोगियों को 50,000 तक मानक कटौती अनुमान्य, पेंशन भोगियों के लिए 15,000 तक ही उपलब्ध की गई है। नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर 25% कर दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिकतम कर दर घटाकर 39% हो जाएगी। अब देखिए ये जो है ना आपका ये छोटा सा ये जो आंकड़ा है यहाँ पर दिया हुआ, यहीं से आपके सबसे अधिक सवाल पूछे जाएंगे। इसका PDF तो ऑलरेडी अपलोड है अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ रहता है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं आप। प्रधानमंत्री आवास योजना 79,590 करोड़, जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़, मनरेगा के लिए 60,000 करोड़, प्रधानमंत्री किसान संपदा निधि के लिए 60,000 करोड़। बजट 2023-24 के तहत प्रमुख मदों पर व्यय कौन कौन सा है? परिवहन पर 5,17,000 करोड़ के करीब में है। रक्षा पर 4,32,000, ग्रामीण विकास पर 2,38,000, शिक्षा पर 1,12,000 के करीब में ये 1,12,899 करोड़ रुपए करीब में खर्च किए गए हैं। सब करोड़ में यहाँ करें। कम से कम एजुकेशन और ग्रामीण विकास का जरूर ध्यान में रखिएगा। रक्षा वगैरह तो सामान्य तौर पर नहीं पूछता है। बजट 2023-24 के तहत विभिन्न मंत्रालयों पर खर्च, कौन कौन से मंत्रालय पर सबसे अधिक खर्च है? मंत्रालय के हिसाब से देखें तो रक्षा मंत्रालय पर सबसे अधिक है, फिर सड़क परिवहन, फिर रेल मंत्रालय है, उसके बाद उपभोक्ता मामलों खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है और गृह मंत्रालय पर 1.96 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आता है। तो बजट का मैंने एक एक चीज़ आप लोगों को कवर करवाया है, लाइन बाय लाइन मैंने केंद्रीय बजट 2023-24 करवा दिया है। बिहार बजट भी एक दिन ऐसे ही कर लेंगे। इकोनॉमिक सर्वे का भी इंपॉर्टेंट मैं करवा दूंगा। संभव हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जहाँ भी संभव हो, है ना। एहसान करना चाहिए कभी कभी। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।